नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास जैसे कि अपन ने पीपीसी को शुरू कर रखा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को, तो उसी में आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं पीपीसी पर, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ता है इफ वी आर प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन, राइट। तो जरा देखें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसका क्वांटिटी कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, और ये वॉल्यूम कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि हमने एस्टिमेट कितना किया होगा। किस चीज को हमने एस्टिमेट किया होगा? कस्टमर्स डिमांड को, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस को, मार्केट ट्रेंड्स को, कॉम्पिटिटर्स जो पॉलिसीज हैं उनको। बात समझ में आ रही है? तो ये कहने को एक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक पॉइंट है, लेकिन इस अकेले एक पॉइंट में बहुत सारे कहना चाहिए एक्टिविटीज हैं जो इसमें छिपी हुई हैं, इन्वॉल्व हैं। तो यानी कहने का ये काम हो गया कि जब भी हम बात करेंगे कि पीपीसी पे कौन कौन सी बातों का असर आता है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी करने वाले हैं, वॉल्यूम कितना रखने वाले हैं। क्योंकि ये यकीन मान लीजिए, अगर आपने फोरकास्टिंग करने में या एस्टिमेटेड करने में चाहे अननेसेसरी आपने एक्सेस एस्टिमेट कर लिया या अननेसेसरी आपने बहुत ही कम एस्टिमेट कर लिया, तो इसका असर हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम पर तो होगा ही होगा। सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, चाहे टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे टारगेट्स हो, चाहे मार्केट में अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो, व्हाटएवर इट इज, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर एक गलत एस्टिमेट कर लिया तो हमारा जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आता होगा कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का कितना असर आता है पीपीसी में। नंबर नेक्स्ट कहते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा? आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के सिस्टम्स होते हैं, बैच प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, कंटिन्यूअस है, फ्लो चार्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये फर्क पड़ता है हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक मास प्रोडक्शन कर रहे हैं या एक बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका ये फर्क पड़ता है। अगर हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो हमारा एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम कुछ ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक बड़ी क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर पीपीसी हमें करना है तो हमारा प्रोसेस कौन सा है इस पे भी हमें ध्यान देना होगा, और क्या हमारे प्रोडक्शन का नेचर है, क्या डिमांड है, उस पर भी ध्यान देते हुए प्रोसेस के टाइप को हमें सेलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके के काम हम करते हैं, नॉमिनल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, कंप्यूटराइज्ड वर्क है, स्किल्ड लेबर वर्क है, सेमी स्किल्ड वर्क है, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, किस तरीके के ऑपरेट किए जा रहे हैं कामों में। ध्यान दीजिएगा, अगर टेक्निकल वर्क होता है तो हमें टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर एक सिंप्लीफाई वर्क होता है तो हमें सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर से भी हमारा काम चलता है। तो यहाँ यही कहता है कि किस तरह का हमारा ऑपरेशन है, ये बात भी असर डालती है हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर, कि हम प्रोडक्शन का जो प्लान और कंट्रोल कर रहे हैं, हमने इस बारे में क्या सोचा है कि हमारा प्रोडक्शन का नेचर, ऑपरेशन का नेचर क्या है। ऑपरेशन के नेचर से ही हम हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कुछ भी बदलाव करना अगर जरूरी होता है तो करना पड़ता है। ठीक है। अब कहते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर्स। वही वाली बात है, अभी ऑपरेशन की बात करिए, अगर टेक्निकल वर्क है तो हम जरूर कहीं ना कहीं मशीनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और टेक्नोलॉजी का मतलब है हम हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कुछ अलग रूप दे रखे होंगे। तो यहाँ कहता है कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरीके से हो रहा है, इसका भी असर आएगा कि हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोडक्शन में ये चीज तय कर देगा कि हमारे
जो लोग हैं, जो लेबर है या जो मटेरियल है, हमारा कितना कंप्यूटर फ्रेंडली है, हमारे लोग कंप्यूटर पे वर्क करने की नॉलेज को नो हाउ है या नहीं है, क्या हमें हमारा जो कहना चाहिए बीपी और केपीओ होता है, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, तो केपीओ जो है इसका हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और बीपीओ का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पर, प्लानिंग पर और कंट्रोलिंग पर असर डालता है। तो कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट भी आपको समझ में आता होगा। सीजनल वेरिएशंस, वो ये कहता है मौसमी बदलाव। सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है मौसमी बदलाव, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमने काइट का फैक्ट्री का काम है हमारे पास, पतंग बनाने का अगर काम है, तो आप देखेंगे कि एक सीजन में ये बहुत पीक पर होगा और पूरे 12 महीने ये पूरा उसी पीक पर नहीं रहता है, तो बीच के 3-4 महीने ऐसे होते हैं जहां पे ये बिजनेस डल होता है। तो जो सीजनल वेरिएशन आ रहे हैं उसमें हमारा किस तरीके से कंट्रोल होगा, हम मटेरियल को, मशीन को, लेबर को हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे दूसरे कामों में या नहीं शिफ्ट करेंगे, तो उन्हें हम कैसे यूज करेंगे, एक्सप्लोर करने का तरीका किस तरीके का होगा, ये सारी चीजें असर डालती है हमारे प्लानिंग और कंट्रोलिंग पर। तो सीजनल वेरिएशन का पता हमें लगाना होगा कि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल पीक टाइम क्या है और ऑफ टाइम क्या है। ऑफ टाइम हमें अलग तरीके से प्लान करने को कहेगा और जो ऑन टाइम है यानी जिसको पीक टाइम कह रहे हैं वो हमें अलग तरीके से प्लान करने को कहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कूलिंग अप्लायंसेस का आपका बिजनेस है, कूलिंग अप्लायंसेस का आपका प्रोडक्शन है, तो आप देखेंगे कि जब समर वाला टाइम होता है वहां पर इन चीजों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा होता है, और जब सर्दी होती है उस टाइम पे इनकी क्योंकि सेल घट गई होती है तो प्रोडक्शन पर भी इसका डायरेक्ट असर आता है। तो जो सीजनल वेरिएशन है इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिर ये कहता है हमारे फैशन और जो स्टाइल है उसकी वेरिएशंस किस तरीके की होती है। आप सोचिए अगर आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं या एक गारमेंट फैक्ट्री का ओनर है, तो एक गारमेंट फैक्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं उन्हें पता है कि ट्रेंड का बहुत डायरेक्ट असर आता है हमारे प्रोडक्शन पर, यानी फैशन ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस बहुत असर डालती हैं। इन लोगों की निगाह रहती है उन फैशन शोज पर जिनके जरिए फैशन मार्केट में आएगा और लोग उस चीज को हाथों हाथ लेंगे। तो इन सब चीजों पर वो ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उनकी स्टडी रखते हैं, तब कहीं जाकर के प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, मतलब व्हाट यू विल वांट टू प्लान, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए आप किस तरीके से चीजों को किस नजरिए से देखते हो। तो फैशन और ट्रेंड्स जो है, ये जो प्रेफरेंसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं या कंपटीशन पॉलिसीज हैं, वो किस तरीके से हमें मजबूर करती हैं और मजबूत बनाती हैं कि हम हमारी प्लानिंग में बदलाव किस लेवल तक करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं मार्केट फोरकास्ट। मैं शुरू से यही बात कह रही हूं कि बाजार का पूर्वानुमान लगाना इतना आसान नहीं होता, बहुत डीप स्टडी और पेशेंस रखना पड़ता है। और डीप स्टडी और पेशेंस के साथ साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका एक्चुअल या एग्जैक्ट एस्टिमेशन किया जाना, यानी उन चीजों से जो आप रिजल्ट निकालने वाले हो वो कहीं किसी बाइसनेस के साथ या प्रेजुडाइज्ड तो नहीं है आप, मतलब कुछ अलग बात दिमाग में धारणा तो नहीं बिठा रखी है। अगर आपने पूर्वाग्रह दिमाग में रख के किसी बात का एनालिसिस किया तो यकीन मान लीजिए कि डेटा कुछ और होगा, रिजल्ट आप कुछ और निकाल देंगे। और अगर जो रिजल्ट निकाला उस बेस पे आपने प्लान कर लिया तो यकीन मान लीजिए पूरी तरह से वेरिएशन हो जाएगा चीजों का। जो आपने डाटा गैदर किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, उसके बेस पे अगर विदाउट बायसनेस आप अगर एक रिजल्ट बनाते, एनालिसिस करते, तो शायद प्लानिंग हमारी कुछ और होती। लेकिन क्योंकि आप बायस्ड थे, बायस्ड का मतलब होता है पहले से एक मन में बात बिठा लेना किसी चीज या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगर वो दिमाग में रख के आपने उस अवेलेबल डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करके एनालिसिस कर लिया तो यकीन मान लीजिए आपकी सारी मेहनत, ना केवल आपकी बल्कि आपकी टीम की पूरी मेहनत खत्म हो जाती है। तो प्लानिंग करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से मार्केट का फोरकास्ट करते हैं, और ना केवल फोरकास्ट करते हैं, उससे रिजल्ट्स किस तरीके से एनालाइज करते हैं। आगे कहता है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड। हम किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, उनके मेथड को कौन सा लगाते हैं। यानी जैसे अगर हम मान लेंगे सीपीएम अप्लाई कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ये सीपीएम है, पर्ट है, बिजनेस ट्री है, ये जो गेमिंग है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है,
उसका भी असर आता है हमारे पीपीसी पर। अगर आपने सीपीएम यूज कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, तो आपको ऑल्टरनेटिव पाथ्स पहले तो डेवलप करने होंगे, देन यू हैव टू रियलाइज एग्जैक्टली विच वन इज द बेस्ट मेथड। तब कहीं जाकर के आप अपने स्टैंडर्ड सेट करोगे और उस स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर पे एक्चुएशन को तोलोगे। अगर आपने सही जो ऑप्शन था, ऑल्टरनेट था, उसको नहीं सेलेक्ट सही तरीके से किया, उसके स्टैंडर्ड सही नहीं सेट किए, अगर पैरामीटर सही सेट नहीं किया और फिर जो एक्चुएशन हुआ, उसका जो वेरिएशन आया, उसका एनालिसिस आपने ढंग से नहीं किया, तो यकीन मान लीजिए आप ये सारी मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको इस सारे काम को, इस मेहनत को करने के लिए आपका फ्री ऑफ माइंड प्लस साउंड ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड बंदे ही ये काम कर सकते हैं जो सीपीएम पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशनल स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं और जो कि एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बहुत ही एक्सपर्टी नॉलेज होती है, उसकी डिमांड करते हैं। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट ये कहती है आपको एक शीट डेवलप करनी पड़ती है जिसके हिसाब से हम उस डाटा के बेस को काम में लेते हुए हम हमारे अगले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी हमें ये देखना पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गई तो उस मशीन के खराब होने से उससे रिलेटेड सारे काम हैम्पर हो जाने वाले हैं। तो कहने को मशीन एक खराब हुई है, लेकिन पूरा प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होता है तो इसके लिए हमारी जो ऑल्टरनेटिव चीजें हैं वो तैयार रहनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट ये कहती है, अगर कोई भी प्रोसेस के दरमियान कोई मशीन, कोई लेबर, इसका कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारा प्रोसेस जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में रहने चाहिए। इसके लिए एक शीट तैयार कर ली जाती है जिसको हम स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट कहते हैं। तो इसका भी असर आता है हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रोडक्शन की प्लानिंग की जाती है, कौन सी बातों का असर आता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग में शामिल क्या क्या होता है। जैसा अभी मैंने जितना भी डिटेल आपको बोला उसमें कुछ शब्दों का मैंने हर जगह इस्तेमाल किया है और वो शब्द क्या है, एक है प्रिपरेशन, एक है डिवाइजिंग, एक है डिसाइडिंग और एक है एस्टिमेटिंग। यानी एस्टिमेटिंग ये कहता है कि हमें किस तरीके से अनुमान लगाना है, डिसाइडिंग ये कहता है हमें किस तरह से निर्णय लेने हैं, डिवाइस यानी डिवाइड कैसे करना है, चीजों को बांटना कैसे है, और प्रिपरेशन का मतलब होता है हमें तैयारी क्या करनी है। तो क्या क्या तैयारी करनी होती है, देखिएगा, बजट की तैयारी करनी पड़ती है। हमारा बजट कितना है, हमारे फंड्स कितने हैं, हमारे रिजर्व्स कितने हैं और कितने रिजर्व और फंड को हमें इस्तेमाल करते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है। क्योंकि विदाउट हैविंग अ प्रिपरेशन ऑफ बजट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन, देन यू विल गेट ओनली फेलियर। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बजट प्रिपरेशन करना होता है, तब आपको प्लान करना होगा कि प्रोडक्शन में कैसे करना है काम। उसके अलावा कहता है ऑपरेशन शीट्स को भी हमें प्रिपेयर करना होता है। अभी जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती है, इन सारी शीट्स को हमें तैयार करना होता है। हमें कार्ड्स तैयार करने पड़ते हैं, कौन से कार्ड का किस तरह का मीनिंग होगा, कब कौन सा कार्ड दिखाया जाता है ताकि लेबर पे एक काम करने का एक मोटिवेशन बना रहे। तो ये सारी चीजों की भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। डिवाइड्स करता है ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड को, किस तरीके से काम को बांटा जाएगा, कौन सा काम कौन से लोग कितने समय में कितनी एनर्जी के साथ कितने वर्किंग आवर्स के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। आगे बात करते हैं, डिसाइड किया जाता है हम किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी की जो फ्रेंडली लोग हैं वो कहाँ अवेलेबल होंगे, कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों का एस्टिमेशन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ ही एस्टिमेशन में कहता है हमें मैन कितने चाहिए, मशीन कितने चाहिए, मटेरियल कितने चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ों का हमें एस्टिमेशन लगाना होता है। देखो, अगर बात करते हैं ना मैन की, तो हमें सिर नहीं चाहिए, मैन चाहिए। और मैन चाहिए और सिर चाहिए का अंतर अलग अलग होता है। सिर का मतलब हो सकता है, हम क्राउड की बात करें, 10 आदमी चाहिए मुझे, तो 10 आदमी कोई से भी 10 आदमी हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 10 आदमी इस लेवल वाले चाहिए कि मेंटल लेवल के ये हो, फिजिकल वर्क करने के लिए चाहिए, या मेरे को सेमी स्किल्ड या एक्सपर्ट चाहिए अपने एरिया के, अगर मुझे 10 लॉयर चाहिए तो 10 आदमी कहने से मेरा काम नहीं चलेगा। अगर मुझे 10 MBA लोग चाहिए तो मुझे केवल 10 आदमी कहने से काम नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी और क्वांटिटेटिव नहीं चाहिए। अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी ही मेंशन करनी होती है और क्वांटिटेटिव चाहिए तो केवल क्वांटिटेटिव ही बताना होता है। लेकिन इफ यू वांट टू क्वालिटी पीपल एंड इफ यू आर मेंशनिंग ओनली क्वांटिटी पीपल, तो सब गड़बड़ हो जाने वाला है।
तो इस तरीके से ऐसे ही मटेरियल की बात करेंगे, ऐसे ही मशीन की बात करेंगे, कौन सी मशीन चाहिए, कैसी मशीन चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, किस टेक्नोलॉजी की चाहिए, कितने बजट की चाहिए, किस लेवल की चाहिए, तो ये सारी बातों का असर आएगा। इसके साथ ही अगर मटेरियल की बात करेंगे तो किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। हर चीज में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे मशीन कह लो, चाहे मटेरियल कह लो, चाहे मैन कह लो। तो इस तरीके से एस्टिमेट भी किया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअल किस तरीके की कितनी है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वाइज कितनी चीजें चाहिए। तो इन सारी चीजों का भी शामिल होना पीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी ये बात करी कौन सी चीजों का असर आता है, साथ में ये चीजें भी शामिल होती हैं। इसके बाद ही हम इस काम को पूरा करने के लिए काबिल बन पाते हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे और उसका कंट्रोल कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ भी आई है और पसंद भी आई है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स अपने पॉइंट पे काम कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपने काम लेवल पे काम कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी किस तरीके का स्कोप है, कैसे ये आगे इसमें काम कैसे होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, वो सब चीजें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। और आप मुझे बताइए, आपको अगर कोई चीज कंफ्यूज करती है, समझ नहीं आती है, तो आप मेरे जो सजेशन बॉक्स है उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। अपनी कोई कंफ्यूजन है उसको भी आप मुझे टेक्स्ट कीजिए ताकि कि मैं उस कंफ्यूजन को भी दूर कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आई हैव अ ग्रेट मोटिवेशन विद यू। थैंक यू।